हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूं और पूरा साक्ष्य और प्रमाण के साथ इतिहास बेस्ड वीडियो आपके सामने देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बिंद समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बिंद समाज का इतिहास नहीं है, और कुछ लोग बिंद समाज का गलत और नकली इतिहास बता करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। और दोस्तों, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यूँ कहें तो इसलिए मैं बिंद समाज के लिए तो वीडियो है ही दोस्तों, लेकिन ये पूरा 85% जितने भी OBC SC ST समाज के लोग हैं, ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप वीडियो में घबरा जाओगे दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं, तो इसके लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। और मानव जब जहां से शुरू होता है इतिहास मानव का, वहां से शुरू करेंगे और आ जाएंगे बिंद समाज तक, आ जाएंगे पूरे जितने भी 85% पूरे समाज पर। तो इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास का 3 कालखंड, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में मैं बता दूं तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इस हिस्टोरिक पीरियड में शुरू होगी हमारी मेन कहानी। लेकिन मेन कहानी को शुरू करने से पहले इन 2 कहानियों को भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, अगर इनकी समय अवधि की बात करें तो पूरा पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। लेकिन इसका समय काल हर एक किताब में अलग अलग, हर एक बुक्स में अलग अलग देखने को मिलता है। NCERT में 26,000 से लेकर 9,000 BC तक, लेकिन बहुत सारी किताबों में 25,000 से लेकर 10,000 BC तक माना गया है। तो इसे आप भी मान सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, तो ये 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक माना गया है। और नवपाषाण काल की बात करें दोस्तों तो 4,000 BC से लेके 2500 BC तक इसका कालखंड माना गया है। तो चलिए दोस्तों, उस पाषाण काल की बात कर लेते हैं जो 25,000 से लेके 10,000 BC तक इसका समय काल है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। इसे पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल कहा गया है, जहाँ से मानव पत्थरों का आविष्कार करता है और उसी पत्थरों को आपस में ऐसे ऐसे खेल रहा था, तभी उस पत्थरों से एक चिंगारी निकलती है। तब मानव को ज्ञात होता है कि ये आग है, यानी कि आग की भी खोज इसी पूरा पाषाण काल में हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। और दोस्तों बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, जहाँ पर मानव पशुपालन सीखता है। सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाता है, उसके बाद मानव का दूसरा पालतू पशु घोड़ा है। उसके बाद नवपाषाण काल में आ जाते हैं दोस्तों, तो इंसान कृषि करना सीख लेता है, यानी कि मनुष्य का विकास क्रम है। तो जब कृषि करना सीख लेता है तो सबसे पहले वो जौ की खेती करता है। तो हमारा एक कालखंड खत्म हुआ। और दोस्तों इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी इस काल में दोस्तों इसका लिखित साक्ष्य तो था इस काल का, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि इसकी जो लिपि थी, लिपि का मतलब जो लिखने का ढंग था वो स्पष्ट नहीं था। किसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, किसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, किसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, यानी कि कोई भी मतलब नहीं था। लिखने वाला लिख के चला गया, पढ़ने वाला उसको पढ़ नहीं पाया। बाद में इसी कालखंड में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी कालखंड में आता है जो हमारा वैदिक सभ्यता है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और दोस्तों इसी कालखंड में वेदों का संकलन किया गया। तो इस कालखंड को समझना बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए इस कालखंड के बारे में भी जान लेते हैं।
और दोस्तों बात करेंगे तो इस कालखंड में सबसे पहला जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी में था मोहनजोदड़ो, जो कि आप जानते होंगे पुरातत्व विभाग का जो मालिक था एक जॉन मार्शल था और उसका एक रिसर्चर राखलदास बनर्जी था, और उसने मोहनजोदड़ो की खोज करने के लिए दयाराम साहनी को उसने कहा था। तो दयाराम साहनी ने उस समय मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी भारत की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और ऐसी सभ्यता थी कि एक संपन्न सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता का अंत होता है, भारत में विदेशियों का आगमन होने लगता है और आर्यों का आगमन हो जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों, मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य भारत के नहीं हैं, आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो जब भारत में मध्य एशिया से आर्य आते हैं तो ये भारत की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर देते हैं। भारत के 10 बड़े बड़े शासक, जो आज भी आपको पता होगा 10 राज युद्ध, जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है 10 राज युद्ध का, जो कि उस समय रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे आज परशुणवी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको पता होगा दोस्तों कि सुदास नामक आर्य की जीत हुई थी। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, उसके लेखक विश्वामित्र ने, जो कि इस युद्ध का संचालन कर रहे थे, आर्यों के द्वारा सुदास नामक आर्य की विजय होती है और उन आर्यों के विजय के उपरांत भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है और वहीं से जन्म होता है वैदिक काल की। दोस्तों सबसे पहले वैदिक काल को भी 2 कालखंडों में हम लोग समझेंगे, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों जब ऋग वैदिक काल आया तो ऋग वैदिक काल 4 वर्णों में विभक्त था। इसमें समाज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इसमें जाति जो थी कर्म के बदले थी, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको उस वर्ण का समझा जाता था। कोई भेदभाव नहीं था, चारों वर्ण में आपस में शादी विवाह होता था, जाति प्रथा नहीं थी, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती थी, सभी को समान रूप से क्षत्रिय ब्राह्मण में शादी कर सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में शादी कर सकता था, यानी कि जाति प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। उस समय समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था। उस समय घर में माताओं की चलती थी, समाज बहुत अच्छा था, समाज का कल्चर बहुत अच्छा था। लेकिन समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा और समाज धीरे धीरे वैदिक काल की ओर चला गया। और जब जैसे ही समाज वैदिक काल की तरफ गया दोस्तों, तो इसे वैदिक काल को कुरीतियों का काल कहा गया। और दोस्तों ये धर्म बना ब्राह्मण धर्म, स्पष्ट शब्दों में समझिए, एक धर्म बना ब्राह्मण धर्म। और जैसे ही ब्राह्मण धर्म बना वैदिक काल में समाज का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो जाति कर्म के बदले थी वो जन्म के बदले हो गई। अब होने लगा कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। तो दोस्तों जब जाति हो गई जन्म के आधार पर, बहुत ज़्यादा छुआछूत होने लगा, भेदभाव होने लगा, एक दूसरे में शादी विवाह बंद हो गया। लोहे की खोज हो गई थी ऋग वैदिक काल में ही, और जब लोहा की खोज होगी तो तलवार बनेगा, तलवार बनेगा तो युद्ध होगा। तो ऋग वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब युद्ध गाय के लिए नहीं, राज्य के लिए होने लगी थी दोस्तों। अब जब वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पर आ गई थी, जाति छुआछूत और सब ब्राह्मण धर्म इतना पाखंड और इतना कर्मकांडों के दलदल में फंस गया था कि उस समय बलि प्रथा थी। उस समय अश्व की बलि दी जाती थी, घोड़ों की, और जितने भी मानव के संस्कार थे जो कि बलि से पूरे भरे हुए थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक न जाने कितने निर्दोष जीवों की बलि दी जाती थी। ब्राह्मणों का कर्मकांड बढ़ा और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया इसी में, और सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में मनु स्मृति लिखा गया, और एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसने तो कहा कि शूद्र और स्त्री ही सभी दुखों का कारण है। इतनी भद्दी भद्दी बात लिखी गई। ये धर्म इतना कुरीतियों के काल में बद गया कि लोगों की परछाई से घृणा करने लगे, लोग एक दूसरे से अस्पर्श होने से दूर होने लगे, छुआछूत चरम पर बढ़ गया दोस्तों। तब इस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 366 नए धर्म का उदय हुआ,
अब यही ब्राह्मण धर्म है जो आज हिंदू धर्म का परिवर्तित, जो ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित नाम है वही आज बिल्कुल हिंदू धर्म है। क्योंकि दोस्तों ये हिंदू शब्द कहाँ से आया मैं इसको भी बता देता हूँ। ईरानी जो थे, इंडस जो रिवर थी, सिंधु नदी, वहाँ सिंध प्रदेश के जितने लोग थे तो सिंधु शब्द था संस्कृत का शब्द था, इसीलिए वे सिंधु शब्द को हिंदू हिंदू कहने लगे और बाद में ये हिंदू धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। जब ब्राह्मण धर्म बहुत ज़्यादा चरम पर आ गया था, बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो गए थे, मानव को मानव नहीं समझता था, कीड़ा मकोड़ा समझता था, तब ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 366 नए धर्मों का उदय होता है। और उदय होता है एक सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म का। बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जो कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र हैं। उनकी माता महामाया जो जन्म के बाद ही 7वें दिन उनकी मौत हो जाती है। उनके जो बाद में उनके पिता थे शुद्धोधन, वे उनकी मौसी गौतमी से विवाह कर लेते हैं और महामाया गौतमी के द्वारा ही उनका लालन पालन होता है। 16 साल की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से उनका विवाह होता है। उनका पुत्र राहुल एक जन्म लेता है दोस्तों, और 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं गौतम बुद्ध। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गौतम बुद्ध अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ 5 ब्राह्मण यानी कि 5 ब्राह्मण भी जाते हैं। गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं, तभी एक शूद्र की लड़की आकर के उन्हें भोजन कराती है और गौतम बुद्ध भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बाकी साथ में बैठे ब्राह्मण नहीं करते हैं। उनका दुर्भाग्य होता है क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था बहुत चरम पर थे। गौतम बुद्ध भोजन कर लेते हैं और शूद्र लड़की का भोजन करने के कारण सभी साथ में जो ब्राह्मण उनके होते हैं सभी गौतम बुद्ध से अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। और उन ब्राह्मणों के जाने के बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ही पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गौतम बुद्ध सर्वप्रथम आते हैं सारनाथ में और अपना पहला उपदेश देते हैं, और वहाँ भी वे अपना पहला उपदेश देते हैं जहाँ पर धर्म परिवर्तन चक्र के नाम से उस घटना को जाना जाता है दोस्तों। और यहीं पर जैन धर्म का भी उदय होता है। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो जैसे कि आज 5G मोबाइल का ज़माना है, जो भी नई कंपनियां हैं आ रही हैं तो 5G नेटवर्क लेके आ रही हैं। अगर कंपनियां 5G नेटवर्क न लेके आती तो शायद बहुत सारी ऐसी कंपनियां बर्बाद हो गई जो 5G नहीं लेके आई या अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। वैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, तब जा कर के बना रहा। बाकी 366 धर्मों का उदय हुआ था ब्राह्मण धर्म के खिलाफ। ब्राह्मण धर्म बिल्कुल विलुप्त हो गया था। अब ब्राह्मण धर्म का उदय होगा मौर्योत्तर काल में। दोस्तों जब मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक आएगा बृहद्रथ, जो बृहद्रथ की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, और वो जाएगा जो अयोध्या अभिलेख लिखवाएगा, ब्राह्मण धर्म का प्रचार करेगा। आगे मैं बताऊंगा, आपको बस धैर्य बना के रखना है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी दोस्तों। उसके बाद अब भारत, जो भारत है 16 महाजनपदों में बटा था। अब हम लोग आकर के थोड़ा सा मगध साम्राज्य की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत का वो शासक जो बौद्ध धर्म को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गया वो मगध का ही शासक था। और मैं उसके बारे में इस बताने के लिए सबसे पहले चलूँगा मगध की ओर। दोस्तों आपको बता दूं कि मगध ऐसा बड़ा साम्राज्य था जो कि आपको पता होगा कि भारत 16 महाजनपदों में बटा था। उसमें से एक महाजनपद था जो कि मगध था, जो सबसे शक्तिशाली था। और आपको पता है कि मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तमाम सारे वंशों ने शासन किया। बाद दूसरी डायनेस्टी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, उतना समय नहीं है। आ जाते हैं सीधे मौर्य डायनेस्टी पर। उसके बाद बात करेंगे शिशुनाग वंश की। दोस्तों बात करेंगे तो शिशुनाग खुद शिशुनाग डायनेस्टी का संस्थापक है। शिशुनाग का बेटा कालाशोक और काला अशोक का बेटा अशोक, जो कि अशोक भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट है, आप लोग तो जानते ही हैं। उसके बाद आएगा नंद वंश
और दोस्तों नंद वंश में आएगा महापद्मनंद, और महापद्मनंद का बेटा आएगा घनानंद। और दोस्तों इसी घनानंद के शासनकाल में आता है सिकंदर, जिसे कुछ समाजद्रोही सिकंदर महान कहते हैं। अरे उस सिकंदर को तुम महान कहते हो जिसने भारत को लूटा? उस सिकंदर की बात करते हो जिसने भारत की महिलाओं पर गंदी नजर डाली? उस सिकंदर की बात करते हो जिसने भारत की एकता और अखंडता को मिट्टी में मिलाने का काम किया? वो सिकंदर महान नहीं था। इस समाज, जो भारत के समाज के लोग थे, जो भारत में देशद्रोही थे, सिकंदर से मिले हुए थे दोस्तों। और इसी शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में जब सिकंदर आया, उसने भारत के तमाम सभी राजाओं को जीतता चला गया। बहुत सारे राजाओं ने तो यूं ही उसके सामने नतमस्तक हो गए, और बहुत सारे राजाओं ने जब एक नतमस्तक हुआ तो उसका देख करके बहुत सारे लोग सबसे पहले उससे मिल गए थे, और मिल के खुद भारतीय राजाओं को मरवाते थे। एक दूसरे में युद्ध होता था, क्योंकि सिकंदर के पास ऐसी कला थी कि जिससे मिलता था उसको लालच देता था कि आपका राज्य छोटा है, आप इसको विस्तृत करो, बड़ा करो। एक दूसरे में लड़ा करके और दोनों राज्य को अपने पक्ष में कर लेता था। ये बात चाणक्य को पता चलती है दोस्तों, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक चाणक्य हैं उनको पता चलता है। और चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता है, भागे भागे सिकंदर के दरबार में आते हैं और सिकंदर को कहते हैं कि हे राजन, एक विदेशी सिकंदर हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, और आप सभी भारतीय राजाओं को एक होकर के उस सिकंदर को भारत से भगाना होगा, नहीं तो ये सिकंदर पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा। घनानंद अट्टहास करता है, हंसता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार और घमंड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वह भारत का सबसे बड़ा सम्राट समझता था अपने आप को। उसने चाणक्य का अपमान करता है। चाणक्य अपनी शिखाएं खोलते हैं और कहते हैं कि हे घनानंद, मैं तुम्हारा पतन कर दूंगा, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तब एक आदिवासी साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं, ताकि बाद में कोई जहर दे तो इस विष का असर ना हो। उसके बाद धीरे धीरे आदिवासियों में से सैनिकों को नियुक्त करते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों को, और उस घमंडी घनानंद पर आक्रमण करते हैं। कहा जाता है कि घमंडी घनानंद बहुत ही अहंकारी था, उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है दोस्तों। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की और इनकी चाणक्य की हार होती है, क्योंकि मगध बीच में था, और इसी कारण उसने अवंती को जीता था, बज्जी को जीता था, अंग को जीता था, काशी दहेज में लिया था, और चारों तरफ से हर एक महाजनपद को जीत करके मगध को अपने चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया था। इसलिए उसे कहीं से खतरा नहीं था। लेकिन ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। कई बार हार के बाद एक महिला से सीख मिलती है, जब उसका बेटा रोटी लेता है और रोटी को बीच से पकड़ता है, जब रोटी जल जाती है तो महिला कहती है कि रे पगला, तेरे तरह चाणक्य है जो कि बार बार हार जाता है, मगध को बीच से जीतने के लिए जाता है। तब उसकी बात सुनकर दोनों आक्रमण करते हैं और जीत होती है, जो बौद्ध धर्म को बहुत आगे लेके जाते हैं दोस्तों। और आगे लेके जाते जाते इतने भोले भाले बन जाते हैं, इतने भोले भाले बन जाते हैं। एक इसके पीछे एक कहानी होती है दोस्तों, कि जब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करते थे, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विश्व विजेता था। जब युद्ध करते थे तो कहता था चंद्रगुप्त मौर्य कि मैं जितनी शवों को तलवार से काटूंगा, मेरे आगे कोई नहीं आएगा, मैं बाद में उसको गिनूंगा। तब एक लड़का रात्रि में विलाप करता है। तब चंद्रगुप्त मौर्य जाके उससे पूछता है कि तुम विलाप क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? तब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि तुम्हारे पिता को तो मैंने वीर गति दी है,
तब वो लड़का कहता है कि वीर गति क्या होती है। लड़के की भावनाओं से द्रवित हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और कहा जाता है कि इतना भोला भाला बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इतना भोला भाला बन जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से तो पूरा भारत डरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भले ही तलवार चलाना छोड़ दिया था, लेकिन भारत के राजा जानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना भूला नहीं है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज जो बृहद्रथ होता है, उसका जो हत्या पुष्पमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण कर देता है, क्योंकि उसको जलन होती है दोस्तों बौद्ध धर्म से। और यह भी कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग बौद्ध अनुयायियों को मौत की सज़ा देता था। जब वह राजा बना तो सभी बौद्ध अनुयायियों की बलि देना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का पतन कर दिया। दोस्तों इसी ने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था, इसी ने ब्राह्मण धर्म का प्रचार करवाया था, प्रसार करवाया था, ब्राह्मण धर्म को इसी ने फैलाया था। सोचिए, जो बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म को विलुप्त कर चुका था, जो बौद्ध धर्म आज भारत में नहीं, भारत के सिवाय विश्व के 22 देशों में बौद्ध धर्म आज भी है। कहीं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा तो कहीं बौद्ध धर्म की महायान शाखा चलती है, लेकिन भारत के सिवाय 22 देशों में बौद्ध धर्म आज भी चलता है। उस बौद्ध धर्म का पतन हुआ पुष्पमित्र शुंग नामक व्यक्ति, जिसने अयोध्या अभिलेख लिखवाया, ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाया, उसने यज्ञ कर्मकांड को आगे लेके गया। और दोस्तों अब इस कालखंड को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, बात करेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल की, क्योंकि इसी कालखंड में अब विंध्य जाति से भी जुड़ी जानकारी इसी में जुड़ी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इसी कालखंड में जो कि पूरा तात्विक, जैसे कि कहीं से हड्डी मिल गई, अस्थि मिल गई, नीचे दबे साक्ष्य मिल गए, तो एक साक्ष्य थे जो कि प्रमाणिक थे। उसके बाद साहित्यिक जो कि इसके प्रमाण थे। तो दोस्तों जो साहित्यिक प्रमाण थे जैसे कि, और इसी काल में हेनसांग आया, फाहयान आया, मेगास्थनीज आया। और दोस्तों इस कहानी को मैं आगे बता दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों अगले वीडियो के पार्ट में मैंने आपको इतिहास का 2 कालखंड बता दिया था। अब 2 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और सभी वीडियो को एक ही में ऐड करके आपके सामने मिल गई होगी। और आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने अगली वीडियोज़ में आपको बताया था इतिहास का 2 कालखंड, जिसको मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो मानव की उत्पत्ति से लेके 3000 BC तक इसका जो समय काल था वो चला था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसका 3 कालखंड, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल 25,000 BC से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद बताया था मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक मैंने बताया था। और उसके बाद बताया था नव पाषाण काल, जिसमें मैंने बताया था 4,000 BC से 2500 BC तक इसका समय काल बताया था। और दोस्तों इसके बाद मैंने इसमें बताया था कि मनुष्य पत्थर की खोज करता है, आग की खोज करता है और कृषि करता है, पशुपालन करता है। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आदि ऐतिहासिक काल को भी मैंने बताया था, जहाँ पर वेदों का संकलन किया जाता है, जो कि वेद व्यास वेदों का संकलन करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, इसी में ऋग्वैदिक काल आता है, इसी में उत्तर वैदिक काल आता है। और इसी के बाद ब्राह्मण धर्म का पतन होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ 366 नए धर्मों का उदय होता है। उसके बाद मैं आपको मगध की ओर ले गया था, क्योंकि मगध उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद आ जाते हैं ऐतिहासिक काल। अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की दोस्तों, तो 3000 BC से लेके 600 BC तक इसका समय काल रहा। अब आ जाते हैं हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल, जो 600 BC से लेके उसके बाद तक का जो समय काल चला था वो था ऐतिहासिक काल, यानी कि 600
ईसा पूर्व से लेकर के उसके आगे तक जो भी समय अवधि चली उसको कहा गया ऐतिहासिक काल। मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल पूरा तात्विक यानी कि ज़मीन में गड़े हुए जितने भी चीज़ें थीं उससे जो प्रमाण मिला उससे इसकी पुष्टि की गई। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक व्यक्ति आया था जिसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाह्यान, जो कि प्रथम चीनी यात्री था और 399 से 412 बीसी तक उसको आने जाने रहने में समय लगा था। और उसने जो बौद्ध धर्म की प्रामाणिकता के लिए आया था उसने एक पुस्तक लिखी, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। उसके बाद बात करेंगे हेंगसांग के बारे में, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने भी अपनी पुस्तक लिखी थी। और इन्हीं सब पुस्तकों के आधार पर आपको मैं ये जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाह्यान के बारे में। तो दोस्तों 399 में चला था चीन से और उसको आकर भारत में आया, भारत का भ्रमण किया और 412 ईस्वी तक वो चला गया भारत से। अगर बात करो दोस्तों तो उस समय जो 399 का जो समयकाल था वो भारत में बिंद समाज के बारे में लिखा था। दोस्तों जब वो आया था तो उसने अपनी यात्रा वृतांत यानी कि जितना उसने यात्रा किया था और यात्रा में जितनी भी घटनाएं घटी थी सारी घटनाओं को एक बुक्स बना करके लिख दिया था। और उसने लिखा था अपने यात्रा वृतांत और उसने उसमें एक चैप्टर लिखा था दक्षिण की यात्रा। और उसी में दोस्तों लिखा था कि बिंद और बेलदार जाति के लोग कुआं खोदते हैं जो कि वैज्ञानिक कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनके खोदे हुए कुएं में पानी हमेशा बना रहता है। मारवाड़ जैसी निर्जल भूमि पर भी वे कुआं खोदते हैं तो वे कुआं लाखों वर्षों तक चलता है। आज भी प्रमाण है कि मारवाड़ की निर्जल भूमि पर आज भी बिंद और बेलदार समाज के द्वारा खोदे हुए कुएं आज भी बिंद और बेलदार समाज का इतिहास का गवाही दे रहे हैं। दोस्तों बात करूंगा उस समय की जब लगभग 400 ईस्वी की बात होगी। उसी समय बिंद समाज के बारे में लिखा गया है और कुछ अन्य समाज के लोग बिंद समाज को कहते हैं कि बिंद समाज आज़ादी के बाद आया है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि लगभग 400 ईस्वी में इस बात को लिखा गया था और इतनी पुरानी चीज़ उस समय बिंद समाज के लोग थे। इसका मतलब यही है कि उस समय बिंद समाज के लोग थे, बिंद शब्द था और बिंद समाज के लोग वैज्ञानिक कलाओं से परिपूर्ण थे और वे कुआं खोदने का काम करते थे और जहाँ भी कुआं खोदते थे उसका पानी लाखों वर्षों तक चलता था। और दोस्तों यहीं तक नहीं, विलियम ट्राइल्स एंड बोस ने भी बिंद बेलदार और नोनिया समाज को एक ही वंश का बताया है दोस्तों। और दोस्तों बात करूंगा विलियम क्रुक्स की एक बुक है कास्ट हिस्ट्री, जिसमें आप स्पष्ट शब्दों में देखेंगे कि उस बुक्स में लिखा हुआ है कि आधुनिक जो नोनिया हैं बिंद जाति के ही वंशज हैं और बेलदार बिंद को एक ही जाति का बताया गया है दोस्तों। और साथ ही वे लिखते हैं विलियम क्रुक्स कि एक काशी बाबा को मानने वाले हैं और बिंद बेलदार जाति के लोग काशी बाबा की पूजा करते हैं। आज भी बिहार में परंपरा चलती है, बिंद समाज के लोग काशी बाबा की पूजा करते हैं। तो आपको बता दूं कि तमाम इतिहासकारों ने बिंद बेलदार और नोनिया जाति को एक ही वंश का बताया है और बिंद समाज की इतनी पुरानी बात किसी से बिंद समाज को सीखना चाहिए। और बिंद समाज जो बहुत तेजी के साथ अपना नाम बदल करके अन्य नाम लगा रहा है उसको छोड़ करके बिंद समाज लगा करके बिंद समाज के पहचान को और आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों जब तमाम इतिहासकारों ने बिंद बेलदार और नोनिया समाज की बात कर ही दिया है तो मैं आपको लेकर चलूंगा बुंदेलखंड के उन दो वीरों को, वो दो भाई जो राजा परमंदिदेव बर्मन के दरबार में रहते थे, आला और उदल, जो आज भी बुंदेलखंड का जो लोकगीत है आला और उदल के शौर्य की गवाही दे रहा है दोस्तों। ये आला और उदल वही हैं जो चौहान और नोनिया समाज से आते हैं। और जब इतिहासकारों ने बिंद बेलदार और नोनिया समाज को एक ही बता दिया है तो अपने उन महापुरुषों पर भी थोड़ा हमें गर्व करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जब ये समाज समझ जाएगा कि ये तीनों समाज एक ही है तो आगे आकर के भाईचारा और एकता बना करके इस
पूरे देश को और पूरे उन लोगों को दिखाना है जो हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। आशा करता हूं कि छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं बिंद समाज के लिए इतिहास में दबी हुई बहुत सारी नीचे की गहराइयों से निकाल करके बिंद समाज के बारे में बताऊंगा। 5-6 इतिहासकारों ने बिंद समाज के बारे में लिखा है, उनकी जानकारी मैंने आपको नहीं दिया। आगे आने वाली वीडियो में उन सभी इतिहासकारों का नाम ले करके वीडियो बनाऊंगा। इस भी सन भी बताऊंगा कि किस सन में बिंद जाति के बारे में इन सभी इतिहासकारों ने लिखा है। उस वीडियो का वेट करिएगा, वो भी वीडियो पूरे प्रमाण के साथ होगी। उस वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा परिचय था अनिस बिंद। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिंद।